चलिए फ्रेंड्स, सोशल साइंस के पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसके अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है वो रावी रिवर के किनारे है, तो हुलास सिविलाइजेशन जो है कौन सी रिवर के किनारे है? तो क्या वो गंगा के किनारे है, यमुना के, सतलुज के या चिनाब के? देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अगर रेफरेंस की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 6 की जो बुक है हिस्ट्री की, उसके चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 10 पे एक मैप दिया हुआ है। ये मैप आपके सामने है। इस मैप के अंदर से जो है सवाल पूछा गया था कि देखिए ये जो रावी रिवर है, ठीक है, आपको दिखाई दे रही होगी रावी रिवर, उसकी जो किनारे जो है हड़प्पा साइट मौजूद है। तो हुलास जो साइट है, ठीक है, हुलास साइट जो है कौन सी रिवर के किनारे मौजूद है? तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यमुना। इसी क्वेश्चन का जो है एक रेफरेंस हम लोगों को एनसीईआरटी की क्लास 9 की जो बुक है उसमें थीम 1 जो दिया हुआ है उसमें द हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसमें भी एक मैप दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है रावी रिवर के किनारे जो है हड़प्पा की साइड तो दिखाई दी गई है, लेकिन यमुना रिवर के किनारे जो है हुलास को नहीं दिखाया गया है। यानी कि हम लोगों को बहुत ध्यान देकर एक एक पॉइंट की स्टडी करना रहेगा, तभी जो है हम लोग एग्जाम में पास हो पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि अगर हड़प्पा जो है ये साइड रावी रिवर के किनारे है तो हुलास जो है वो यमुना रिवर के किनारे रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। देखिए ग्रुप ए के अंदर जो है महाजनपदास के नाम दिए हुए थे और ग्रुप बी के अंदर उनके कैपिटल्स के नाम दिए हुए, ठीक है। तो हम लोगों को जो है करेक्ट पेयर मैच करने के लिए कहा गया था, ठीक है। अब ये भी जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि ग्रुप ए के अंदर दिया हुआ है कोसाला, वत्सा, अवंती और मगधा। ये क्या है? ये महाजनपदास है। अब उनके कैपिटल कौन कौन से है? तो देखिए कोसाला की अगर बात करें तो सरवस्ती जो है ये इसका जोड़िया आएगी। वत्सा जो है ना, कासुमबाई उसका कैपिटल है। अवंती जो है, अवंती का जो कैपिटल है वो है उज्जैन, ठीक है। और मगधा का जो कैपिटल है वो है राजगिरा। यानी कि ए का पहला, तो यह हमारा सॉरी हाँ ए का तीसरा कहाँ पे है देखते हैं इसको, ठीक है। ए का तीसरा यह आ गया, ए का तीसरा यहाँ पर भी दिया हुआ है। बी का पहला, बी का पहला यहाँ पर दिया हुआ है, तो यानी कि फर्स्ट ही हमारा आंसर है क्योंकि यहाँ पे बी का पहला नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को रेफरेंस के साथ भी मैं यहाँ पर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता देता हूँ कि हम लोगों को जो है कौन सी बुक में से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगला सवाल यह है, द एंशियंट किंगडम ऑफ हुनान वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच कंट्री इन द फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है। एंशियंट किंगडम ऑफ हुनान जो है पहली सेंचुरी में कौन सी कंट्री में स्टेब्लिश किया गया था? क्या वो चाइना है, थाईलैंड है, म्यांमार है या कंबोडिया? तो देखिए कंबोडिया के अंदर जो है फुनान जो है ये किंगडम जो है वो स्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन, द ट्रीटीज लीला चरित्रा वाज कंपाइल्ड बाय। अब देखिए जो लीला चरित्रा जो एक जैन लिटरेचर है, ठीक है, जैन लिटरेचर है, उसको किसने कंपाइल किया था? क्या वो चक्रधर स्वामी है, माहिम भट्ट है, महादंबा है या केशववास है? तो देखिए आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें जो है क्लास 6 की हिस्ट्री से पूछा गया है। माहिम भट्ट ने जो है लीला चरित्रा इसको जो है मराठी लैंग्वेज में कंपाइल करने का काम इन्होंने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द करेक्ट पेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एरिया दिया हुआ था और जो मराठा चीफ है, ठीक है, दूसरे में मराठा चीफ के नाम दिए हुए थे, तो ये एरिया दिया हुआ है ए के अंदर, तो दोनों की जोड़ियां लगाना था। अब किस तरीके से हम लोगों को रेफरेंस के साथ क्वेश्चन को आंसर को ढूंढना है, इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग जो है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए जो एरिया दिया हुआ है इंदौर, नागपुर, ग्वालियर और वडोदरा, ठीक है। जो मराठा चीफ है, ठीक है, जो सरदार थे, क्या वो भोसले जो है कौन से एरिया के थे? गायकवाड़, होलकर और शिंदे, ठीक है। तो जोड़ियां लगाने के लिए कहा गया था। इसके रेफरेंस की अगर बात करें तो एनसीईआरटी की क्लास 7 की जो हिस्ट्री की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 150 देखिए आपके सामने है। इस चैप्टर के अंदर से जो है यह क्वेश्चन बनाया गया था। इसी तरीके से अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की हिस्ट्री की 7th की बुक पढ़ोगे, उसमें एक टॉपिक है मराठा कॉन्फिडेंसी, तो उस चैप्टर के अंदर से भी आप लोग जो है जॉब सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं
देखिए मराठा चीफ जो है कौन से एरिया में उनको अलॉट किए गए थे, तो सिंधिया को ग्वालियर दिया गया था। ठीक है, सिंधिया जो था उनको ग्वालियर दिया गया था। तो यहाँ देख लेते हैं सिंधिया, सिंधे ग्वालियर। ठीक है, अगला देख लेते हैं भोसले ऑफ नागपुर। ठीक है, भोसले ऑफ नागपुर, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, भोसले ऑफ नागपुर, नागपुर के भोसले। ठीक है, तीसरा क्या दिया हुआ था, गायकवाड़ ऑफ बड़ोदरा, बड़ोदरा के गायकवाड़। ये रहा हमारा वडोदरा, वडोदरा के गायकवाड़। और इंदौर के होलकर, ये भी इस पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है। देखिए इंदौर के होलकर्स, ये इस तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से जो है नहीं पूछे जाएंगे, आपको पूरे चैप्टर को बहुत ध्यान के साथ पढ़ना होगा। इसी तरीके से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए इसके अंदर जो आंसर आने वाला है हमारा इंदौर का होलकर, यानी कि ए का तीसरा। तो ए का तीसरा जो यहाँ पर दिया हुआ है, और कहीं पे दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। बी का पहला नागपुर के भोसले यहाँ पे दिया हुआ है। ग्वालियर के सिंधे, ये भी सही है। और वडोदरा के गायकवाड़, ये भी सही है। यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, सेकंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, रेफरेंस को बाद में देखेंगे, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हु एस्टेब्लिश्ड इंडियन नेशनल आर्मी। अब देखिए इंडियन नेशनल आर्मी को किसने एस्टेब्लिश किया था, ये क्वेश्चन भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें जो है हम लोगों ने आजाद हिंद सेना का जब जब जिक्र आता है तो हमारे जहन में एक नाम आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी को इस्टेब्लिश किया था रास बिहारी बोस ने 1942 में। ठीक है, इसकी जो रेफरेंस की बात करेंगे तो आपको क्लास 8 तक का एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, वहां आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारा 96 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी बिकॉज। अब देखिए हम लोगों को पता है कि नवाब सिराजुद्दौला जो है उनको डिफीट हुआ था, उनकी हार हुई थी प्लासी की जंग में। क्यों, इसकी वजह पूछा है। नवाब आर्मी इंटर्ड बैटल अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर जाफर। मीर कासिम ट्राइड टू पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इलीगल ट्रेड ऑफ ब्रिटिश। रॉबर्ट क्लाइव्स डिप्लोमेसी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल। तो देखिए नवाब सिराजुद्दौला जो है उसकी हार की सबसे अहम वजह यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव की डिप्लोमेसी थी। बाकी जो है हम लोगों को जहन में आता है कि मीर जाफर और मीर कासिम ने जो उनको धोखा दिया था, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की डिप्लोमेसी की वजह से उन्होंने धोखा दिया था। तो हमारा आंसर आएगा तीसरा, रॉबर्ट क्लाइव की जो डिप्लोमेसी की वजह से नवाब सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में डिफीट हुआ था, हार हुई थी। अगला क्वेश्चन, थ्रू हिज बुक विटल विध्वंसन, ठीक है, डैश कंडम्ड अनटचेबिलिटी। इनमें से कौन सा राइटर है जिसकी किताब जो है विटल विध्वंसन है, जिसके अंदर उन्होंने अनटचेबिलिटी छूत छात के खिलाफ जो है कंडम किया था? वो गोपाल बाबा वलांकर है, महर्षि विठल रामाजी शिंदे है, शिवराम जनबा कांबले है, या अप्पा साहेब पटवर्धन है। तो देखिए विटाल विध्वंसन जो किताब है ये गोपाल बाबा वलनकर ने लिखी थी। इसका रेफरेंस जो है अगर आप देखोगे तो आप लोगों को महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 8 आप लोगों को पढ़ना होगा, वहां पर आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। अब इनकरेक्ट पेयर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सी है, तो फटाफट से देख लेते हैं। पहला जो पेयर दिया हुआ है मिजोरम, उसका जो एक लीडर का नाम है, देखिए यहाँ पे जो ये लीडर्स है जितने नाम दिए हुए हैं ये जो है स्टेट्स है, ठीक है, स्टेट्स दिए हुए थे और लीडर्स के नाम दिए हुए थे। ये भी हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। तो देखिए मिजोरम जो है इसका लाल डेंगा, बिल्कुल ये सही पेयर है। क्यों सही पेयर है? क्योंकि लाल डेंगा जो है मेजो नेशनल फ्रंट के एक लीडर है, तो ये सही पेयर हो गया। बात करते हैं दूसरे पेयर की, तो नागालैंड, उसका पेयर दिया हुआ था अंगामी जापू फिजो। तो देखिए अंगामी जापू फिजो जो है वो नागा नेशनल काउंसिल के एक लीडर है, तो ये भी सही जोड़ी हो गई, ये भी करेक्ट पेयर है। तीसरी बात करते हैं आसाम की, तो आसाम के प्रफुल्ल कुमार मोहंते, ये जो है ये आसाम गाना परिषद के जो है ये भी एक लीडर है, तो ये भी सही है। बात करते हैं जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है चौथी जोड़ी, जो कि ये रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है और संत हरचरण सिंह लोंगवाल दिया हुआ है। तो देखिए आपको बता दूं कि संत हरचरण सिंह लोंगवाल जो है पंजाब की जो एक पार्टी है अकाली दल, वो ये उसके लीडर है।
ना कि अरुणाचल प्रदेश के। तो ये जो है हमारा रॉन्ग हो गया, हमारा आंसर क्या आएगा चौथा। अगला क्वेश्चन, द फायर ऑफ एंड फॉरगेट टाइप मिसाइल दैट डिस्ट्रॉयज द टैंक ऑफ एनिमीज इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो वो कौन सा मिसाइल है जो कि दुश्मनों के एनिमीज के टैंक को तबाह करता है? क्या वो नाग है, पृथ्वी है, अग्नि है या आकाश है? तो देखिए नाग जो है, नाग को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जाता है। तो ये हमारा आंसर तो ये आ गया। लेकिन पृथ्वी की अगर बात करें, पृथ्वी जो है ये सरफेस टू सरफेस वार करने के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। अग्नि जो है, अग्नि का इस्तेमाल जो है ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और बात करते हैं आकाश की, तो सरफेस से लेके एयर के अंदर जो स्ट्राइक करता है वो आकाश है। अब यहाँ पूछा गया था कि एनिमीज के टैंक को डिस्ट्रॉय करता है वो कौन सा मिसाइल है? तो वो है नाग मिसाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज रिलेटेड विथ द 7th 5-year प्लान्स? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सालिम स्टील प्लांट या स्कीम ऑफ 10 लाख वेल्स। अब देखिए ये क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम 7th 5-year प्लान का प्रोग्राम है। बात करते हैं पहले ऑप्शन की, तो देखिए ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये अर्लियर जो हमारा 5-year प्लान था ये उसका हिस्सा था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है ये जो हमारा 6th प्लान आया था, ये 6th प्लान का एक प्रोग्राम था। सालिम स्टील जो प्लांट है ये 4th 5-year प्लान के अंदर जो है सालिम स्टील प्लांट के प्रोग्राम को रखा गया था। और जो हमारा आखिरी ऑप्शन है ना, स्कीम ऑफ 10 लाख वेल्स यानी कि 10 लाख जो कुएं बनाने वाले थे, ये स्कीम जो है वो 7th 5-year प्लान के अंदर इस प्रोग्राम को रखा गया था। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 4th। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन मॉडर्न हिस्टोग्राफी? मॉडर्न हिस्टोग्राफी के अंदर इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल नहीं है पूछा है। देखिए नॉट पूछे नहीं है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, अटेम्प्ट ऑफ एसोसिएटिंग ह्यूमन डीड्स टू डिवाइन फेनोमेना, एंथ्रोपोजेनेटिक क्वेश्चंस और सपोर्ट बाय रिलायबल एविडेंसेस। अब देखिए जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है उसके अंदर जो है ह्यूमन डीड एंड डिवाइन फिनोमिना को कोई तो शामिल नहीं किया जाता है। तो हमारा आंसर आएगा सेकंड, अटेम्प्ट ऑफ एसोसिएटिंग ह्यूमन डीड्स एंड डिवाइन। तो ये भी हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आप लोगों को जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए क्लास 9 तक आप लोग जो है एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जंतर मंतर अगर जयपुर में है, ठीक है, तो रानी के बाव जो है कौन से इलाके में है? क्या वो चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, पाटन गुजरात के अंदर है या मुंबई के अंदर है? देखिए जंतर मंतर जो है जयपुर के अंदर है। तो रानी की बाव एक्चुअल में जो है ये यूनेस्को हेरिटेज एक साइट है जो कि पाटन गुजरात के अंदर है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3rd। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की क्लास 12th की जो हिस्ट्री की बुक है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है, युद्ध पूछा गया है। ठीक है, ये क्या है? एक्चुअल में जनपदास के नाम है। ठीक है, एंशियंट जो ट्राइबल रिपब्लिक क्लोन्स थे उसके नाम दिए हुए हैं। तो देखिए योद्धा है, मालवा है, कुछ दरका है या लिच्छावी है ना, लिच्छावी है। तो देखिए ये युद्धाई, मलावा और कुछ दरका जो दिया हुआ है ये एक्चुअल में जनपदास है, ये नाम ऑफ जनपदास है। ठीक है, जनपदास के नाम दिए हुए थे। लिच्छावी जो है, लिच्छावी एक्चुअल में गाना संघा है। ठीक है, गाना संघा का नाम है, गाना संघा। ठीक है, आप उसको जो है 12th की एनसीईआरटी की बुक के अंदर आप जाके उसको देख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। तो हमारा आंसर क्या आएगा? लिच्छावी। चौथा हमारा आंसर आएगा, ये जो है ऑड मेन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रह्मगिरी, सोपारा, गिरनार, सहस्त्रम आर फेमस फॉर व्हाट? ये जो इलाके दिए हुए हैं ये किस चीज के लिए फेमस है? अशोकास स्टोन इंस्क्रिप्शन के लिए है, अशोकास पिलर्स के लिए है, बुद्धा स्तूपस के लिए है या एंशियंट सिटीज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड्स? तो देखिए ये जो इलाके दिए हुए हैं ये अशोकास स्टोन की इंस्क्रिप्शन यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की क्लास 6 की आपकी जो बुक है हिस्ट्री की, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 6 आप लोगों को उसको पढ़ना रहेगा। हिस्ट्री की बुक के अंदर आप लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुगल पेंटिंग्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम?
डैश स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मुगल जो है कौन सी स्टाइल की पेंटिंग करते थे? क्या वो पर्शियन है, ग्रीक है, रोमन है या यूरोपियन है? तो देखिए मुगल जो है पेंटिंग जो बनवाते थे वो पर्शियन बनवाते थे, क्योंकि वो पर्शिया से आए हुए थे। तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। ये क्वेश्चन जो है ये एक्चुअल में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आप लोगों को क्लास 10 तक का जो एक टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उसको पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। ठीक है, तो जेम्स वाट स्टीम इंजन, ठीक है, एडमंड कार्टराइट पावर लूम, सैमुअल क्रम्पटन जो है मोल, और जॉन की जो है स्पिनिंग जेनी। देखिए इन करेक्ट पेयर को पहचानने के लिए कहा गया था। तो देखिए जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बनाया, ये आप सभी को पता है, तो ये राइट हो गया। एडमंड कार्टराइट ने जो पावर लूम बनाया था ये भी राइट है। सैमुअल क्रम्पटन ने मोल बनाया था ये भी सही है। जॉन जॉन की जो है वो स्पिनिंग जेनी, उन्होंने ये नहीं बनाया था बल्कि उन्होंने जो है फ्लाइंग शटल को बनाया था। ठीक है, आप जो है उस चैप्टर के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा इनकरेक्ट पेयर वो आएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। ट्रेड यूनियनिस्ट लीडर वी सोबिया वर्कड फॉर मर्जर ऑफ कॉलोनी दैट वाज अंडर। अब देखिए एक लीडर है वी सोबिया, उन्होंने जो है किस कॉलोनी के खिलाफ जो है वो काम किया था? क्या वो डच थे, पुर्तगीज थे, फ्रेंच थे या ब्रिटिश थे? तो देखिए वी सोबिया ने पौंडीचेरी के अंदर जो फ्रेंच कॉलोनीज थी उसके खिलाफ काम किया था। तो हमारा आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहिर जी नायक हेड ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। तो पोपट राव गुज्जर जो है कौन से डिपार्टमेंट के हेड थे? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन से लिया गया है। ये लोग जो है महाराजा शिवाजीराव के अंडर में जो है काम किया करते थे। तो उस वक्त जो है बाहिर जी नायक जो है हेड ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट थे। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि पोपट राव गुज्जर जो है किस डिपार्टमेंट के हेड थे? चीफ ऑफ नेवी थे, सरनोबत ऑफ क्लेवरी थे, या अमत्या ऑफ स्वराज्य थे, या न्यायाधीश ऑफ स्वराज्य थे? तो देखिए ये जो है पोपट राव गुज्जर जो थे ये घुड़सवारी के फौज के आला अफसर थे। ठीक है, सरनोबत ऑफ क्लेवरी कहा जाता है उसको। तो हमारा आंसर आएगा सेकंड। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल लोगों के ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया था। आपको जो है इसके लिए हिस्ट्री की जो बुक है जहाँ पे जो है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में दिया गया है उसको पढ़ना रहेगा। एक सिंबल दिया हुआ था और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है? क्या ये सार्क का है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का है, ब्रिक्स का है, या कॉमनवेल्थ का है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग जिसको जाकर चेकआउट कर लेना। ये कॉमनवेल्थ का सिंबल है जो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन, द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस इज। अब देखिए इंडियन आर्म फोर्सेस का कमांडर ऑफ चीफ कौन होता है? क्या वो द प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होता है, या डिफेंस मिनिस्टर होता है? बात करते हैं कमांडर इन चीफ जो है एक्चुअल में प्रेसिडेंट होता है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन रोल प्ले करता है वो डिफेंस मिनिस्टर ये रोल प्ले करता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है। लेकिन कमांडर ऑफ चीफ जो है वो प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन बी इंक्लूडेड एज मनी बिल? ठीक है, इनमें से कौन सा बिल जो है वो मनी बिल के अंदर इंक्लूड होता है? ये आर्टिकल 110 का जो हमारा आर्टिकल 110 है, आर्टिकल 110 यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देख लेते हैं वो कौन सा बिल है। बिल रिगार्डिंग गिविंग स्टेट्स स्टेटस एंड यूनियन टेरिटरी, बिल रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स, बिल रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और बिल रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो देखिए मनी बिल जो है इसका जो इंक्लूड होता है ये बिल रिलेटेड टू इनका स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स, इससे रिलेटेड जो बिल होता है ये शामिल होता है। ठीक है, हमारा आंसर आएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिट इशूड टू प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन इज नोन एज। अब देखिए अगर जो है कोई किसी को अनलॉफुल तरीके से यानी कि गैर कानूनी तरीके से जो है अरेस्ट और डिटेंशन किया गया है, तो कौन सा जो है रिट जो है उन लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है? तो ये मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है,
सर्टेरिटरी है या हाबेस कॉर्पस है। तो देखिए हाबेस कॉर्पस कहा जाता है एक्चुअल में, हाबेस कॉर्पस का मतलब ये होता है यानी कि जो सिटीजन्स के खिलाफ अनलॉफुल अरेस्टमेंट होता है तो उन लोगों को प्रोटेक्शन करने का काम हैबेस हाबेस कॉर्पस करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में अगर विधानसभा होती है तो लोकल गवर्नमेंट में कौन सी सभा होती है? वे क्या होता है? सॉरी, विधान परिषद होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है और द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। तो देखिए लोकल गवर्नमेंट पूछा है। ठीक है, अब राज्यसभा और लोकसभा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है ना। विधान सभा और विधान परिषद ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो एक ही ऑप्शन बचता है द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट डन बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इनमें से वो कौन सा फंक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को तो नहीं करता है? प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ जिला परिषद, टू इंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, टू रिस्ट्रिक्ट अनलॉफुल असेंबली, इम्पोज कर्फ्यू इफ रिक्वायर्ड और टू कलेक्ट एग्रीकल्चर टैक्स। तो देखिए ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या क्या करता है, ये इलेक्शन को स्मूथ चलाने की कोशिश करता है, ये उसके अंडर में आता है। अनलॉफुल जो असेंबली होती है ना, अगर कोई इकट्ठा होते हैं और कुछ गैर कानूनी काम होता है तो उसको जो है दूर करने के लिए कर्फ्यू वगैरह लगाने का काम जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है, और एग्रीकल्चर टैक्स वसूल करने का काम भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है। लेकिन जिला परिषद की जो मीटिंग होती है इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो प्रेसिडेंट ही करता है, जिला परिषद का प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, तो ये काम जो है ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा पहला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, क्रिएटिंग constituencies is responsible of dash कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इनमें से कौन से कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की जो इलाके को क्रिएट करने के लिए? सिलेक्शन, वोटिंग, टाइम टेबल या डिलिमिटेशन? तो इसका आंसर आएगा डिलिमिटेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, एज सिटीजन we have freedom of speech and expression, assemble peacefully, can form associations and unions, these are example of। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आर्टिकल नंबर 19A का जो 19 क्लॉज 1 जो दिया हुआ है आर्टिकल का, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच जो मिलती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो मिलता है, और हम लोग जो है कोई भी अदारा कायम कर सकते हैं, तो ये हम लोगों को कौन सी राइट के कौन सा राइट कहलाता है? ये राइट ऑफ टू इक्वालिटी है, राइट टू लिबर्टी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है? तो देखिए ये जो है राइट ऑफ लिबर्टी में आता है, जहां पर हम लोग जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी दी गई, हम लोगों को अपने जो है पीसफुली असेंबल हो सकते हैं कहीं पर भी, तो यह आर्टिकल 19A के अंदर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द ऑड मीन। अब ऑड को निकालना था, जर्मनी, इटली, स्पेन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दिया हुआ था। देखिए जर्मनी, इटली और स्पेन जो है ये यूरोपियन कंट्रीज है। ठीक है, ये यूरोपियन कंट्रीज है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है ये यूरोपियन कंट्री नहीं है, तो हमारा जवाब क्या आएगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला सवाल, द पॉलिसीज ऑफ प्रेस्टोरिका एंड ग्लेसनॉट वर इंट्रोड्यूस बाय। अब देखिए ये जो है प्रेस्टोनिका और ग्लेसनॉट जो है ये पॉलिसीज किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? व्लादिमीर पुतिन ने, स्टालिन ने, मार्शल जोकोव ने या मिखाइल गोर्बेको ने? तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा मिखाइल गोर्बेको ने जो है ये पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करवाया था। अगला क्वेश्चन, एनपीटी एंड सीटीबीटी। अब देखिए एनपीटी और सीटीबीटी ट्रीटी जो किससे रिलेटेड है? तो सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं एनपीटी का। एनपीटी का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और सीटीबीटी का जो फुल फॉर्म आता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये ट्रीटी जो है किससे रिलेटेड थी? तो ये जो है न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डैश डैश व्हेन एरिया इज लेस। अगर कोई एरिया छोटा है और वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है तो कौन सी डेंसिटी कहलाएगी? स्पेयर,
स्पर्स, लेस, मॉडरेट या मोर। तो देखिए मोर पॉपुलेटेड डेंसिटी कहलाएगी क्योंकि एरिया छोटा है और वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच सिटी इज सिचुएटेड एट 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। इनमें से कौन सी सिटी जो है 30 डिग्री लेटीट्यूड पर मौजूद है? क्या वो बारसा है, लासा है, न्यू ऑरलाइंस है या कायरो है? तो देखिए आप जो है अगर मैप को अच्छे तरीके से पढ़ना आपको रीड करता आता होगा तो आप वहां जाके चेक कीजिए। कायरा जो है एक ऐसा सिटी है जो कि एग्जैक्ट 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर मौजूद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। डैश डेडस इज एन इग्नियस रॉक। कौन सी इग्नियस रॉक की यहाँ पे एग्जांपल पूछा गया था? इग्नियस रॉक इनमें से कौन सी है? बेसॉल्ट है, सैंडस्टोन है, मार्बल है या लाइमस्टोन है? तो देखिए बेसॉल्ट जो है ये एग्जांपल है इग्नियस रॉक की। सैंडस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक होता है, मार्बल जो है मेटामॉर्फिक रॉक होता है और लाइमस्टोन जो है ये भी सेडिमेंट्री रॉक होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा बेसॉल्ट। अगला क्वेश्चन। एक सिंबल दिया हुआ था, सिंबल को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया था। हमारा जो टोपो शीट होता है, ठीक है, टोपो शीट के अंदर जो ये सिंबल्स दिए हुए होते हैं तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये क्या, ये टॉम्ब का है, छतरी का है, फोर्ट का है या ग्रेव यार्ड का? तो देखिए ये जो सिंबल दिया हुआ है ये ग्रेव यार्ड को जाहिर करता है तो हमारा आंसर आएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हिल स्टेशन मसूरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में लोकेटेड है मसूरी? जम्मू कश्मीर में है, कर्नाटका में है, आसाम में है या उत्तराखंड के अंदर है? तो देखिए मसूरी जो है ये उत्तराखंड के अंदर एक हिल स्टेशन है। अगला क्वेश्चन। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस इज द एक्टिविटी ऑफ। अब देखिए ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन जो प्रोसेस होता है क्या वो बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है या ऑक्सीडेशन होता है? तो जहां पर ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस होता है वहां पर फिजिकल वेदरिंग होती है। हमारा आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईटी इंडस्ट्री इज डेवलप्ड एज सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, देखिए आईटी इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हुई है सिलिकॉन वैली के अंदर, कैलिफोर्निया में, नॉर्थ अमेरिका में। तो इंडिया में जो सिलिकॉन वैली किसे कहेंगे, सिलिकॉन प्लेटो कौन सा है? क्या वो तेलंगाना है, तिब्बत है, डेक्कन है या छोटा नागपुर है? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अब हम लोगों को पता है कि हमारे इंडिया का आईटी हब जो है बेंगलुरु के अंदर है और बेंगलुरु जो है वो दक्कन प्लेटू के अंदर में आता है। तो हमारा क्वेश्चन आएगा थर्ड, दक्कन प्लेटू। ठीक है, क्योंकि दक्कन के अंदर जो है हमारा आईटी जो हब है बेंगलुरु का वो मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंट्री विच अचीव प्रोग्रेस ऑफ 100 ईयर्स इन जस्ट 10 ईयर्स। कौन सी वो कंट्री है जो दूसरी कंट्रीज सक्सेस अचीव करने के लिए, प्रोग्रेस अचीव करने के लिए 100 साल लगाते हैं? तो वो कौन सी कंट्री है जिसने सिर्फ 10 साल में वो अचीवमेंट को हासिल कर लिया? क्या वो चाइना है, जापान है, ताइवान है या जर्मनी है? देखिए जापान जो है वो ऐसी वाहिद कंट्री है जो 10 साल में इतनी तरक्की कर लिया है जितना जो है दूसरी कंट्री जो है 100 साल लगाते हैं। तो हमारा आंसर आएगा दूसरा, जापान। अगला क्वेश्चन। केप टाउन टू कैरो इज द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट सेपरेटेड बाय विच लेक इन अफ्रीका। देखिए अफ्रीका में वो कौन सी लेक या झील है जो कि केपटाउन से कायरो की जो लॉन्गेस्ट रूट है वहां पर जाने पर हम लोग उसको क्रॉस करते हैं? क्या वो ग्रेट लेक्स है, बाल्कन लेक है, विक्टोरिया लेक है या बाइकल लेक है? देखिए केपटाउन से कायरो हम लोग जाते हैं तो रास्ते में हम लोग जो है विक्टोरिया लेक को सेपरेट करते हैं, उसको क्रॉस करते हैं। तो हमारा आंसर आएगा विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिटायरमेंट एज इज 60 ईयर्स इन इंडिया। इंडिया में रिटायरमेंट एज जो 60 साल है। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ इन जापान। जापान में रिटायरमेंट एज कितनी है? 60 है, 58 है, 70 है या 65 है? तो देखिए जापान में रिटायरमेंट की जो एज है वो 65 ईयर्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द फिल्म इंडस्ट्री इज इंक्लूडेड इन डैश डैश एक्टिविटी। हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो कौन सी एक्टिविटी में उसका शामिल शुमार होता है? ठीक है, क्या वो प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है या क्वार्टरनरी है? तो देखिए फिल्म इंडस्ट्री जो है वो टर्शियरी एक्टिविटी में आता है। हमारा आंसर आएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन। अब देखिए टोपो शीट के जो है कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, इनमें से आप लोगों को पहचानना था कि परमानेंट सेटलमेंट का जो है इसमें से कौन सा सिंबल काम करता है। तो देखिए जो सेकंड नंबर का जो है आप लोगों के सामने जो ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, जो सॉरी रेक्टेंगुलर बना हुआ है, इसके अंदर जो ये डार्क कलर दिया हुआ है तो ये सिंबल जो है
ये परमानेंट सेटलमेंट को जाहिर करता है। ठीक है, आप टोपोशीट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मॉइस्चर इज मोर इन डैश 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 एयर। ठीक है, अब इनमें से वो कौन सी हवा है जो ज्यादा से ज्यादा जो है मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा जो वार्म एयर है। ठीक है, वार्म एयर जो है ये ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर को अपने अंदर होल्ड कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच क्लाइमेटिक फैक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट टू कैरी हीट एंड मॉइस्चर। ये इनमें से कौन सा क्लाइमेटिक फैक्टर है जो हीट और मॉइस्चर को आसानी के साथ कैरी कर सकता है। क्या वो प्रेशर है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है या विंड से। तो देखिए विंड जो है उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो हीट और मॉइस्चर को जो है एब्जॉर्ब करके एक जगह से दूसरी जगह जो है उसको ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो कैरी करती है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा विंड से। फाइंड आउट रॉन्ग पेयर। रॉन्ग पेयर को पहचानने के लिए कहा गया था टेम्परेचर के लिए आइसोथर्मल लाइंस का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही है। एयर प्रेशर के लिए आइसोबार लाइंस होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सी सैलिनिटी के लिए आइसोबार लाइंस का इस्तेमाल नहीं, सी सैलिनिटी के लिए आइसोथर्मो लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा। अल्टीट्यूड फ्रॉम मीन सी लेवल से जो है अल्टीट्यूड मालूम करने के लिए कंटूर लाइंस, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर ये आएगा जो रॉन्ग पेयर है कि जो सी सैलिनिटी है वो आइसोबार लाइंस के जरिए नहीं जाहिर किया जाता है बल्कि आइसोथर्म लाइन जो होता है उसके जरिए जाहिर किया जाता है। तो हमारा आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंचुरी मीन्स, ठीक है, फ्रीडम टू ग्रो वेजिटेशन, प्रोटेक्ट टू मैन, फ्रीली मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, प्रोटेक्शन इज गिवन टू मैन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। तो देखिए सेंचुरी एक्चुअल में उसका मतलब ये होता है कि जहां पर जो है एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो फ्रीली मूवमेंट कर सके, तो हमारा आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मोर सेंट्रलाइजेशन ऑकर्ड इन सम रीजन्स देन गवर्नमेंट इम्प्लाइज डिसेंट्रलाइजेशन बिकॉज। अब देखिए किसी कुछ इलाके के अंदर जो है सेंट्रलाइजेशन जो है ज्यादा होने लगता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो डिसेंट्रलाइजेशन करती है। क्या वजह से करती है? मोर डेवलपमेंट ऑफ एनी वन रीजन, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इन अदर रीजन, फॉर इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन। तो ये सबसे मेन वजह है कि जो पूरा रीजन है तमाम के अंदर जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाती है। अगला क्वेश्चन, द निग्लिजिबल पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स। अब देखिए निग्लिजिबल पॉपुलेशन ग्रोथ के मानी पूछा था, ऑप्शन दिए हुए थे मोर बर्थ रेट्स एंड लेस डेथ रेट, लेस बर्थ रेट एंड डेथ रेट, माइग्रेशन और लोअर रेट ऑफ लिटरेसी। तो देखिए निग्लिजिबल पॉपुलेशन की अगर बात करें उसके मतलब ये होता है जहां पर लेस बर्थ रेट और लेस डेथ रेट होता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है निग्लिजिबल पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारा आंसर आएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज मोर फेवरेबल फॉर रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें से कौन सा है? एक्सेसिबल रिवर है, गुड नेचुरल हार्बर्स है, फिजिकल फैक्टर्स है या नेचुरल रिसोर्सेस एंड पॉपुलेशन है। तो देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो फेवरेबल होता है रीजनल डेवलपमेंट के लिए वो होता है नेचुरल रिसोर्सेस एंड पॉपुलेशन। हमारा आंसर आएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई मार्केट फार्मिंग इज कॉल्ड एज ट्रक फार्मिंग। ठीक है, ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? इट्स अ मॉडर्न टाइप ऑफ प्रोडक्शन टू सप्लाई वेजिटेबल्स टू सिटी बाय ट्रक्स, मोनोकल्चर प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, टू सप्लाई एग्रो प्रोडक्ट्स टू पोर्ट्स बाय ट्रक्स। तो देखिए ट्रक फार्मिंग उसे कहा जाता है जिसमें जो फार्मर्स होते हैं वो ट्रक की हेल्प से सिटीज के अंदर जो है वेजिटेबल्स को सप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड स्लोप्स, अल्टीट्यूड एंड रिलीफ फीचर्स ऑफ अ रीजन इज। अब वो कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है जिसकी मदद से हम लोग स्लोप्स को समझ सकते हैं, अल्टीट्यूड्स को और रिलीफ्स को समझ सकते हैं? तो वो होता है कंटूर। कंटूर की जो लाइंस होती है उसकी वजह से जो है हम आसानी से बता सकते हैं कि कितना स्लोप है, कितना अल्टीट्यूड है और रिलीफ फीचर्स समझ में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यूमेरिकल स्केल ऑफ वर्बल स्केल इज इक्वल टू 1 इंच इज इक्वल टू 3 माइल्स इन ब्रिटिश
यूनिट सिस्टम। अब देखिए ब्रिटिश यूनिट जो सिस्टम है उसके हिसाब से जो है एक इंच 3 माइल के अंदर जो कितने इंचेस आएंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा कि 1 इंच जो है, सॉरी 1 माइल के अंदर जो है, 1 माइल के अंदर 63,360 इतना जो है इंच होता है। ठीक है, तो 2 माइल के अंदर कितना होगा, 2 माइल के अंदर होगा 1,90,080 इंचेस। 3 माइल के अंदर कितना होगा, तो 3 माइल के अंदर होगा 3,16,800। हमारा आंसर आएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल्स आर फाउंड इन द इग्नियस रॉक्स बट मिनरल्स आर नॉट फाउंड एवरीवेयर इन महाराष्ट्र बिकॉज। अब देखिए मिनरल जो है अक्सर इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र में मिनरल्स जो है पाए नहीं जाते हैं, क्या वजह है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, मिनरल्स आर नॉट फाउंड इन द इग्नियस रॉक्स इन ऑल रीजन्स, सील्ड आर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू हैज कवर्ड लार्ज एरिया ऑफ महाराष्ट्र, मिनरल्स आर फाउंड इन ईस्टर्न एंड सदर्न ऑफ महाराष्ट्र, और फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। तो देखिए ये उसकी सबसे अहम वजह यह है कि महाराष्ट्र में हर जगह जो है मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि मिनरल्स आर नॉट फाउंड इन द इग्नियस रॉक्स इन ऑल रीजन। दुनिया के जितने रीजन्स हैं उसमें से इग्नियस रॉक में हर जगह जो है मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, कहीं पाए जाते हैं कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर आएगा पहला। अगला क्वेश्चन, विच रूट क्रॉस द इंटरनेशनल डेटलाइन। इनमें से कौन से ऐसे रूट्स हैं जो इंटरनेशनल डेटलाइन को क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो क्या वो लंदन, दुबई, मुंबई, टोक्यो का रूट है? नहीं, ये तो नहीं है। क्या वो मुंबई, लंदन, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया का रूट है? ये भी है, ये है। मुंबई, सिंगापुर, सिडनी, रियो डी जेनेरियो, ये भी है। कोलकाता, दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, ये भी है। चेन्नई, सिंगापुर, टोक्यो, कोबा, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए ये क्यों है, क्योंकि हम मुंबई से कोलकाता, मुंबई और कोलकाता से जो है वो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, और जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हम जो है अगर अमेरिका तक पहुंचते हैं तो हम लोग जो है वो इंटरनेशनल डेटलाइन को क्रॉस करते हैं। अब देखिए कैलिफोर्निया पहुंच रहे हैं, दैट मीन्स के अमेरिका पहुंच रहे हैं। रियो डी जेनेरियो पहुंच रहे हैं, दैट मीन्स के अमेरिका जा रहे हैं। न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं, तब भी हम लोग अमेरिका ही जा रहे हैं। तो हम लोग जो है इंटरनेशनल डेटलाइन को क्रॉस करेंगे। लेकिन अगर टोक्यो जाएंगे, जापान जाएंगे, तो वहां पे हम लोग जो है क्रॉस नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो है अगर टोक्यो होते हुए कोबा जाएंगे तो भी हम लोग जो है इंटरनेशनल डेटलाइन को क्रॉस नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2, 3 एंड 4। देखिए पहले दिया हुआ है 2, 3 एंड 4, हमारा आंसर आएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, व्हेन द अर्थ इज क्लोज टू द सन द पोजिशन इज कॉल्ड। जब अर्थ जो है सूरज के सबसे ज्यादा करीब होती है तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं? पेरिलियन कहते हैं, एफिलियन कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं, सोल्स्टाइस कहते हैं। देखिए आप एनसीईआरटी के जो क्लास 6 की जो ज्योग्राफी की बुक है, आपको इसका जवाब जो वहां पे मिल जाएगा, वहां पर बहुत डिटेल में दिया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 या 4 है, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा ये। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक का। अगला क्वेश्चन, सुइज कैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज। सुइज कैनल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वजह है? इट इज एट सी लेवल, क्या वो सी लेवल के बराबर है इसीलिए। इट कनेक्ट्स मुंबई एंड यूरोप कंट्रीज, ऐसा भी नहीं है। इट सेव्स टाइम एंड डिस्टेंसेस, और इट इज अ प्राइवेट रूट। ये प्राइवेट रूट नहीं है, इंटरनेशनल रूट है। प्राइवेट है लेकिन ये उसकी सबसे अहम वजह नहीं है। इंपॉर्टेंट वजह ये है क्योंकि ये जो है टाइम और डिस्टेंस को कम करता है, सेव करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ अर्थ कोर इज इक्विवेलेंट टू। अब देखिए टेम्परेचर ऑफ अर्थ कोर का जो है किसके इक्विवेलेंट है? टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन, टेम्परेचर ऑफ द मून, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और एटॉमिक रिएक्टर। तो देखिए जो हमारे अर्थ का कोर का जो टेम्परेचर होता है वो इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस ऑफ द सन, सरफेस ऑफ द सन। ठीक है, जो सन का जो सरफेस है उसका जितना टेम्परेचर होता है उतना ही टेम्परेचर जो है हमारे अर्थ के कोर का है। तो आंसर आएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, इनलैंड वाटरवेज आर नॉट डेवलप्ड इन इंडिया बिकॉज। अब देखिए इनलैंड वाटरवेज जो हमारे इंडिया में डेवलप नहीं हो सकता, क्या वजह है? रिवर्स आर इन शॉर्ट लेंथ, लार्ज सिल्टेशंस इन रिवर्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड, और मेनी रिवर्स आर सीजनल। तो देखिए इसका आंसर जो है ये आएगा
दूसरा, जहाँ पर जो है लार्ज सिल्टेशन जो हमारे रिवर्स में दिखाई देती है, जिसकी वजह से जो है हमारे इंडिया में इनलैंड वाटरवेज जो है डेवलप नहीं हो पाया है। अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्वैम्स आर फाउंड इन साइबेरियन रीजन नियर आर्कटिक ओशन। किस वजह से जो है आर्कटिक ओशन के पास साइबेरियन रीजन के अंदर जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्वैम्प या दलदली इलाका पाया जाता है, क्या वजह है? इट इज लो लैंड देन सी लेवल, प्लेन लैंड एंड डेल्टा रीजन, विंटर फ्रोजन रिवर्स एंड पुअरली ड्रेन, और नो वाटरवे अवेलेबल। तो देखिए इसका सबसे अहम वजह यह है कि जो विंटर फ्रोजन जो है रिवर्स होती है और पुअरली ड्रेन होती है, जिसकी वजह से जो है साइबेरियन रीजन के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है स्वयं या दलदली इलाका बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, द आइसोथर्म लाइंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर कर्व्ड एंड क्लोज बिकॉज। अब देखिए ये भी टॉपोशीट का ही क्वेश्चन है, आप जाकर चेकआउट कर लेना कि अगर आइसोथर्म लाइन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है कर्व है और क्लोज है, क्या वजह है? क्या वो डिग्री ऑफ आइसोथर्म लाइंस आर लेस और लार्ज लैंड मासेस इज अवेलेबल देन वाटर मास। ये तो सही दिख रहा है मुझको, ये भी सही है। डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड वाटर, ये कुछ भी नहीं, कुछ भी बता देते हैं। इफेक्ट ऑफ अबव ऑप्शंस 2 एंड 3। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा इफेक्ट ऑफ अबव ऑप्शंस 2 एंड 3। फ्रेंड्स देखिए हम लोगों ने यहाँ पे पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं हर क्वेश्चन को जो है रेफरेंस के साथ, बुक के पेज के रेफरेंस के साथ आप लोगों को बताऊं, तो आप ये कमेंट में यस कीजिए। मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा यस आता है तो मैं आप लोगों के लिए जो है 5-5 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊँगा, जहाँ पे आप लोगों को हर रेफरेंस के साथ तमाम क्वेश्चंस को बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।